हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सीसैट के पैसेज और एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं। ये वाला देखेंगे हम, और सेकंड है ये पैसेज फर्स्ट पैसेज सेकंड, दोनों भी देखेंगे। मतलब पैसेज फर्स्ट एंड पैसेज सेकंड ये दोनों भी देखेंगे। तो होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस के साथ भी लॉजिक डेवलप करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलो देखते हैं पैसेज। पहले पैसेज देखेंगे, बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम लगेगा बट इट्स ऑल राइट। तो हम पहले पैसेज देखेंगे। तो पैसेज फर्स्ट यहाँ पे है और उसका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस निकालना है हमें पैसेज में से। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें से देखेंगे हम कौन सा मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस है। इन्फरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष या रिजल्ट कह सकते हैं या आउटकम कह सकते हैं। हम पैसेज से क्या आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो वही देखना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है सोसाइटीज विथ इनइक्वालिटी शुड मेक concerted efforts to end the practice of charity in the long run। तो देखते हैं क्या ऐसे बोला है कि सोसाइटी एंड इनइक्वालिटी ऐसे मतलब एफर्ट्स ले रही है कि चैरिटी ख़त्म हो लॉन्ग रन के लिए। तो देखते हैं वो भी पैसेज में कहा है या नहीं कहा है। चैरिटी इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है ऐसे बोल रहे हैं चैरिटी फॉर द इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन सोसाइटी। तो जो आज के टाइम पे जो प्रेजेंट सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ है उसके लिए चैरिटी सस्टेनेबल नहीं है ऐसे बोल रहे हैं सेकंड वाले में। तो देखते हैं क्या ऐसा है या नहीं है। rather than reducing charity increases the inequality in society। क्या चैरिटी इंक्रीज हो रही है ये भी देखेंगे। और डी है हमें ऐसे कीवर्ड्स याद रखने चाहिए कि ये चैरिटी देखो यहाँ पे इंक्रीज की बात की है, क्या ऐसे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे नॉट सस्टेनेबल का बात की है, क्या ये ऐसे हो रहा है सच में पैसेज में ऐसे बोला है। जितना पैसेज में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। कोई अपना ऑर्डर मतलब यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना है। और यहाँ पे सोसाइटी एंड इनइक्वालिटी शुड मेक कॉन्सर्टेड एफर्ट ऐसे बोला गया है या नहीं है कि लॉन्ग रन के लिए वो चैरिटी एंड कर देंगे, चैरिटी प्रैक्टिस जो भी है वो। और डी में ये बोला है कि इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमिना है, क्या ऐसा प्रतीत होता है पैसे से वो भी देखेंगे। विच चैरिटी कैन नॉट सॉल्व मतलब कर ही नहीं सकते हैं लॉन्ग रन के लिए ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। तो वो देखेंगे हम पैसेज में, ठीक है। तो हमारा पैसेज यहाँ पे है। मैं हर बार अपने वीडियो में यही बताती रहती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो अच्छे से, लेकिन आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा और अच्छे से बताएंगे ताकि मतलब देखो स्टूडेंट के आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि इनइक्वालिटी एंड चैरिटी एग्जिस्ट इन अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद इन सोसाइटी। मतलब चैरिटी और जो इनइक्वालिटी है वो उनका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और हम ये सोसाइटी में देख भी सकते हैं ऐसे बोल रहे हैं ये। While charity plays a vital role in alleviating an immediate suffering of those in need, it's essential a temporary solution। ये बोल रहे हैं कि चैरिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, जो सफ़र कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, जिन लोगों को अभी ज़रूरत है किसी भी चीज़ की ले लो, तो अगर वो चैरिटी में मिल रही होगी उनको तो उनकी नीड तो मतलब वहाँ पे उनकी नीड की जो पूर्ति होती है वो हो जाएगी। मतलब वो तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे क्योंकि उनको एक टेम्पररी सोल्यूशन मिलता है थ्रू चैरिटी, ठीक है। तो ये टेम्पररी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। चैरिटी कोई परमानेंट या कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है बोल रहे हैं, ये टेम्पररी सोल्यूशन है ये बोल रहे हैं। टू अ सिस्टमेटिक इश्यूज, जो सिस्टमेटिक इश्यूज होते हैं उनके लिए, लाइक जैसे कि इनकम डिस्पैरिटीज़ होती है, जो एक्सेस टू एजुकेशन होता है इनके लिए, या हेल्थ केयर के लिए चैरिटी एक बेस्ट टेम्पररी सोल्यूशन है। चैरिटी while admirable can sometimes perpetuate
दिस स्टेटस को बाय नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब देखो, चैरिटी को कभी कभी हम एडमायर भी करते हैं, बट समटाइम्स ऐसे होता है कि इसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो रूट कॉज होता है उसको, जो इनइक्वालिटी का रूट कॉज है उसको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं, Therefore, while charity serve as a valuable band-aid, एक valuable band-aid की तरह काम करती है for a societal issues के लिए, a more sustainable and impactful approach involve a concerted effort to address systematic disparities। मतलब अगर एक सस्टेनेबल वे आप देख रहे हो, ये इम्पैक्टफुल अप्रोच अगर इन्वॉल्व करना चाहते हो, तो आपको एक कॉन्सर्टेड एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है टू एड्रेस डिस्पैरिटीज़, जो डिस्पैरिटीज़ है उनको एड्रेस करने के लिए, एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। मतलब सबको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनके दरमियान जो भी डिस्पैरिटीज़ है उसको कम कर सके, उसको एड्रेस कर सके। अल्टीमेटली रिड्यूसिंग द नीड फॉर चैरिटी इन द लॉन्ग रन। तो अगर हम एक सस्टेनेबल वे लाएंगे या इन्वॉल्व करेंगे या ये जो डिस्पैरिटीज़ है इनको एड्रेस करेंगे, तो अल्टीमेटली जो चैरिटी का जो कंसेप्ट है तो ये ऑटोमेटिकली लॉन्ग रन के लिए रिड्यूस हो जाएगी। तो पूरे इसमें ये बोल रहे हैं कि हाँ, चैरिटी तो एक टेम्पररी सोल्यूशन है बट नॉट अ सस्टेनेबल वे। एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। सस्टेनेबल अगर सोल्यूशन लाना चाहते हो आप, तो उसके लिए एक इम्पैक्टफुल अप्रोच लेने की ज़रूरत है, ऐसे पैसेज में कहा जा रहा है, जिसकी वजह से जो डिस्पैरिटीज़ है वो कम हो जाएंगी। और अगर हम सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, तो ऑटोमेटिकली जो डिस्पैरिटीज़ है वो रिड्यूस होगी और अल्टीमेटली जो चैरिटी मिलती है, जो टेम्पररी सोल्यूशन है, वो लॉन्ग रन के लिए ख़त्म हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी, ऐसे पूरे पैसेज में कहा जा रहा है। मतलब पैसेज में, मतलब शॉर्ट में उन्होंने बोला है कि चैरिटी एडमायरेबल है, एक टेम्पररी सोल्यूशन है, बट लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है, ऐसे ये पैसेज में कह रहे हैं। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चंस देखते हैं उसमें से कौन सा सही आंसर है। Which one of the following is the most logical and rational inference that can be made from the above passage? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, societies with inequality should make concerted efforts to end the practice of charity in the long run। क्या ऐसे बोला है कि सोसाइटीज़ विथ इनइक्वालिटी जो है उनको ऐसे एफर्ट्स लेना चाहिए ताकि वो लॉन्ग रन के लिए चैरिटी जो है वो एंड कर सके। देखो, सोसाइटीज़ की बात नहीं बोली है इन्होंने यहाँ पे, तो इन्होंने ये बात बोली है कि एक सस्टेनेबल वे लाना चाहिए, ये एक सस्टेनेबल वे को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि उससे लॉन्ग रन के लिए चैरिटी ख़त्म हो। सबको इनइक्वालिटी की बात नहीं की है, सबको अगर आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिस्पैरिटीज़ जो होती है उसको एड्रेस करते हैं और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, तो लॉन्ग रन के लिए जो चैरिटी है वो रिड्यूस हो सकती है, ये बोला है। एंड की बात नहीं बोली उन्होंने, रिड्यूस मतलब कम करने की बात बोली है। तो ये तो हमारा यहाँ पे आंसर बिल्कुल नहीं बनता है। जो लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस की बात की है, मतलब निष्कर्ष जो आ रहा है इसमें से जो निष्कर्ष आ रहा है वो तो ये आंसर नहीं बनता है, क्योंकि निष्कर्ष का मतलब यही होता है कि पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज का कहना यही है कि चैरिटी एक अच्छी चीज़ है लेकिन एक टेम्पररी सोल्यूशन है, लॉन्ग रन के लिए ये नहीं हो सकता। इसके लिए एक सस्टेनेबल एंड इम्पैक्टफुल अप्रोच इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि उससे हम डिस्पैरिटीज़ एंड कम कर सके और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। उससे जो हमारी जो चैरिटी होती है वो रिड्यूस हो जाएगी लॉन्ग रन के लिए, ये बात बोली है उन्होंने। और यही हमारा निष्कर्ष भी है, इसमें से यही निष्कर्ष निकल के आता है। तो देखते हैं बी हमारा क्या है। चैरिटी इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर द इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन सोसाइटी। तो ये हमारे यहाँ पे निष्कर्ष बनता है, लेकिन अदर ऑप्शंस भी हम देखते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हमारा निष्कर्ष निकल के आता है। सी ऑप्शन है यहाँ पे, रैदर दैन रिड्यूसिंग
चैरिटी इंक्रीजेस द इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। इंक्रीजेस की बात तो नहीं की है कि मतलब, हाँ उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं बोली है कि रिड्यूस करने के बजाय चैरिटी इंक्रीज हो रही है और इसी से इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है, इसकी बात तो बिल्कुल नहीं की है। इन्होंने बोला कि हाँ चैरिटी एक गुड सॉल्यूशन है फॉर टेम्पररी सॉल्यूशन है और ये लॉन्ग रन के लिए इसको रिड्यूस करना चाहिए। कैसे? ताकि हम मतलब सबको अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे तो चैरिटी जो है वो लॉन्ग रन के लिए कम हो जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी, ये बोला है इन्होंने। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। और डी बोला है इनइक्वालिटी इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। कहीं पे भी मेंशन किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं, नेचुरल फिनोमिना है ऐसी बात ही नहीं की है। और विच चैरिटी कैन नॉट सॉल्व इन द लॉन्ग रन, नहीं, उन्होंने तो बोला है कि अगर हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं तो चैरिटी हम लॉन्ग रन के लिए रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे बोला है। तो ये भी नहीं बनता है। तो हमारा अगर अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए तो बी आंसर हमारा करेक्ट यहाँ पे रैशनल एंड मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस बनता है यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ जाता है बी, 64 का आंसर हमारा बी है। चलो नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, ताकि हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो पैसेज हमारा ये सेकंड यहाँ पे है और ये उसके ऊपर क्वेश्चन अजम्पशन वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका जो मैंने टेलीग्राम पे आंसर दिया है वो डी बोला है, लेकिन इसका आंसर बी आता है। मतलब दोनों भी इनवैलिड है अजम्पशन, बट मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि वैलिड वाला जो नहीं होता कि उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। तो ठीक है, मैं उसको करेक्ट कर दूँगी, ठीक है। इसका आंसर सॉरी मैंने बता ही दिया, लेकिन हाँ बताती हूँ कैसे आंसर आया इसका। अजम्पशन पूछा जाता है, जब भी अजम्पशन के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके माइंड में ये ही होना चाहिए कि जिस किसी ने भी ये पैसेज लिखा होगा तो उसने कुछ ना कुछ अज्यूम करके लिखा होगा, उसको कुछ तो ऐसे लगा होगा कि हाँ इसके इर्द गिर्द में पैसेज लिख सकता हूँ। तो बस यही होता है, वही हमें यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढना होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, देरी नहीं करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक बोलता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है ईगो आइडियल जो होता है, मतलब सॉरी ईगो आइडियल एंड जो कंसाइंस होता है कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ नॉन कन्फ्लिक्ट स्टेट विद इन एन इंडिविजुअल। तो ये बोल रहा है कि कैन नॉट एग्जिस्ट मतलब कर ही नहीं सकते हैं किसी एक इंडिविजुअल के अंदर नॉन कन्फ्लिक्ट स्टेट में, मतलब बिल्कुल ही कन्फ्लिक्ट नहीं होता है इन दोनों में। जो ईगो आइडियल है और कंसाइंस है वो एक नॉन कन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल के अंदर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो पहले तो हम देखेंगे ईगो आइडियल का मतलब क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग, एंड कंसाइंस का भी मतलब क्या होता है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो इससे हम डिसाइड करेंगे कि ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं किसी नॉन कन्फ्लिक्ट स्टेट में किसी इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। सेकंड है द प्रेजेंस ऑफ सुपर ईगो हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन। तो ये बोल रहा है कि ये पैसेज कह रहा है कि जो प्रेजेंस ऑफ सुपर ईगो है वो हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है। ये पैसेज में ऐसे कहा है या नहीं कहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो वो भी हम देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमें इनवैलिड अजम्पशन निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ एंड नाइदर। तो देखते हैं पैसेज में क्या कहा है, ठीक है। पैसेज में कहा है इंट्रोड्यूस बाय सिगमंड फ्रॉयड। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मुझे तो यही सही लगा, सिगमंड फ्रॉयड is his psychoanalytic theory। एक साइकोएनालिस्टिक थेरी है इनके द्वारा दी गई है, जिसके आधारित उन्होंने बताया कि सुपर ईगो प्रेजेंट्स द मॉरल एंड एथिकल डायमेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल साइक। जो इंडिविजुअल का साइक होता है उसके अंदर ये सुपर ईगो प्रेजेंट करता है मॉरल एंड एथिकल डायमेंशंस, ये बोल रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में। और सेकंड बोल रहा है इट डेवलप्स थ्रू अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। और ये कैसे डेवलप होता है, जो इंसान का अर्ली चाइल्डहुड होता है उसके एक्सपीरियंस के द्वारा ये डेवलप होता है, ऐसे बोल रहे हैं। और जो कि इन्फ्लुएंस भी करता है बाय केयर गिवर्स, मतलब आपको केयर गिवर्स कैसी मिली है, मतलब सोसाइटल नॉर्म्स एंड कल्चरल वैल्यूज़,
इन तीनों के द्वारा आपका जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस होता है, आप चाइल्डहुड में इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उसी से आपके अंदर ये सुपर ईगो डेवलप होता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे द सुपर ईगो कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। जो सुपर ईगो होता है उसके टू मेन कंपोनेंट्स है, एक है ईगो आइडियल एंड दी कंसाइंस। एक ईगो आइडियल और एक कंसाइंस, इसके दो कंपोनेंट है, ऐसे ये बोल रहे हैं अपने साइको एनालिस्टिक थ्योरी में बता रहे हैं ये। तो जो ईगो आइडियल रिप्रेजेंट्स क्या करता है एन इंडिविजुअल के अंदर एस्पायरेशन एंड वैल्यूज। जो ईगो आइडियल होता है वो एस्पायरेशन एंड वैल्यूज के द्वारा रिप्रेजेंट करता है, वाइल जो कंसाइंस होता है वो एम्बॉडीज मॉरल प्रोहिबिशन एंड स्टैंडर्ड्स। जो मॉरल प्रोहिबिशंस होते हैं वो जो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है कंसाइंस। ठीक है, दीज टू कंपोनेंट्स ऑफन के कम इनटू कन्फ्लिक्ट, मतलब कन्फ्लिक्ट में आते हैं ये दो जो कंपोनेंट है वो, लीडिंग टू इंटरनल स्ट्रगल। इसकी वजह से हमारे अंदर ही स्ट्रगल चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरह से। ठीक है, द सुपर ईगो एक्ट्स एज एन इंटरनलाइज मॉरल कंपास। तो ये सुपर ईगो क्या काम करता है, इंटरनलाइज मॉरल कंपास, और गाइड्स वंस बिहेवियर एंड डिसीजन इन लाइन विद सोसाइटल एंड पर्सनल स्टैंडर्ड्स। मतलब ये पर्सनल स्टैंडर्ड्स और सोसाइटल स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए और उसके अंदर हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसको कौन गाइड करता है, इसको गाइड करता है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो के दो कंपोनेंट इन्होंने बताया है, जैसे कि ईगो आइडियल और दूसरा कंसाइंस। जो ईगो आइडियल होता है वो एस्पायरेशंस एंड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, और जो कंसाइंस होता है वो मोरल प्रोहिबिशंस एंड स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सुपर ईगो आर रूटेड इन द delicate balance it strikes between upholding moral principles and avoiding excessive rigidity or self criticism। तो ये बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है सुपर ईगो की, वो कहाँ पे मतलब उस रूटेड है in the delicate balance it strike between upholding moral principles and avoiding excessive rigidity and self criticism में। तो ये पूरा पैसेज जो है वो सुपर ईगो के ऊपर ही है। मतलब ये जो सिगमंड फ्रॉयड जो है इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है, उसके अंदर इन्होंने बताया है कोई साइंटिफिकल प्रूव नहीं हुआ है, ये बस एक थ्योरी है। थ्योरी है इसका मतलब नहीं होता कि वो साइंटिफिकली प्रूवन है। मतलब यहाँ पे पैसेज में बिल्कुल ऐसा कुछ भी अज्यूम नहीं किया है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है तो बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जस्ट एक थ्योरी बताई है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो अजम्पशन जो है वो इनवैलिड है। द प्रेजेंस ऑफ सुपर ईगो हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन, कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं है, ना ही उन्होंने ये भी बोला है कि हाँ साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है तभी बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोला है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सेकंड जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, मतलब इनवैलिड अजम्पशन है ये। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन ये भी, आंसर ये भी नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड इनवैलिड है। तो अभी इसमें से सी या डी आंसर आ सकता है। तो फर्स्ट है ईगो आइडियल एंड कंसाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ नॉन कन्फ्लिक्ट स्टेट विद इन अ इंडिविजुअल। नॉन कन्फ्लिक्ट नहीं, इन्होंने बोला है कि ये इंटरनल स्ट्रगल होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट आप अगर देखोगे, ऑफन केम इनटू कन्फ्लिक्ट, मतलब कन्फ्लिक्ट में तो आते हैं, नॉन कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कन्फ्लिक्ट में आते हैं, लीडिंग टू इंटरनल स्ट्रगल बोला गया है। ये दीज टू कॉम्पोनेंट्स, अगर आप ये लाइन देखोगे ना, दीज टू कॉम्पोनेंट्स ऑफन केम इनटू कन्फ्लिक्ट लीडिंग टू इंटरनल स्ट्रगल। अगर ये इंटरनल स्ट्रगल करते हैं तो कैसे एग्जिस्ट करेंगे नॉन कन्फ्लिक्ट स्टेट में, ये इनका तो कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये हमारा जो अजम्पशंस है फर्स्ट, ये यहाँ पे इनवैलिड बनता है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट होता है, ये बोल रही है कि नॉन कन्फ्लिक्ट स्टेट वाला बोल रहे हैं। तो नहीं, ये नॉन कन्फ्लिक्ट स्टेट में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब नॉन कन्फ्लिक्ट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट एक कन्फ्लिक्ट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है।
और ये कैन नॉट एग्जिस्ट बोला है इन्होंने, नॉन कन्फ्लिक्ट स्टेट विद इन इंडिविजुअल। ईगो आइडियल एंड जो कंसाइंस होता है, इनका स्ट्रगल चल रहा होता है इंटरनली, क्या सही है क्या गलत है, और उनका कन्फ्लिक्ट होता है स्टेट विद इन अ इंडिविजुअल। बट ये एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते, एग्जिस्ट कर सकते ऐसा भी बिल्कुल नहीं बोला गया है। देखो मेरा मतलब सिंपल है, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा समझने में, शुरुआत में मुझे भी हो रहा था, लेकिन पैसेज ये कह रहा है, पैसेज ने ये नहीं बोला कि ये दोनों जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इन अ नॉन कन्फ्लिक्ट स्टेट में, ऐसा बोला नहीं। इन्होंने ये भी नहीं बोला कि ये एग्जिस्ट करते हैं, इन्होंने ये भी नहीं बोला कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इन्होंने दोनों भी नहीं बोले हैं। लेकिन इन्होंने पैसेज में ये बात ज़रूर बोली है कि ये जो दो कंपोनेंट है उनके बीच में स्ट्रगल होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, इंटरनल स्ट्रगल होता है। तो ये नॉन कन्फ्लिक्ट वाला स्टेट तो कैसे करेगा, इसकी तो बात उन्होंने बोली ही नहीं कि वो कैन नॉट एग्जिस्ट या कैन एग्जिस्ट, ऐसी तो बात बोली ही नहीं है। तो ये हमारा अजम्पशन यहाँ पे इनवैलिड बन जाता है। ठीक है, पूरे पैसेज थोड़ा सा ये साइंटिफिक वाला पैसेज है, मतलब थेरी वाला पैसेज है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने में। बट मैंने शॉर्ट टर्म में यही बोला है कि जितना पैसेज में बोला गया है, जितना कहा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर बी बनता है, क्योंकि दोनों भी इनवैलिड है, मतलब बोथ 1 and 2 इनवैलिड, इनवैलिड पूछा गया हमें यहाँ पे, तो इसका आंसर सी आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला है, जो कि मैंने आपको बोला था कि सॉल्व करने के लिए, तो होप कि आपने सॉल्व किया होगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट आप कोऑपरेट कर लेंगे। बस हमें जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कंसिडर द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 2 आइटम्स दैट फॉलोज। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 8 पर्सन्स है, यहाँ पे पर्सन्स लिखेंगे हम यहाँ पे। तो इन्होंने बोला है कि 8 पर्सन्स है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाते हैं। ठीक है, नीचे तक चला गया, कोई बात नहीं। तो ये 8 पर्सन की बात की है इन्होंने, जो है क्या है यहाँ पे इनके नेम हम बाद में लिखेंगे, लेकिन हाँ इतना लिखें, 8 पर्सन्स है जो कि आर लिविंग इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग, जो 8 फ्लोर की बिल्डिंग है उसमें रहते हैं ये, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। जो ये सेम ऑर्डर दिया है इसके ऑर्डर में नहीं रहते हैं। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबाउ इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। तो ये बोल रहे कि नीचे से शुरू होता है बिल्डिंग का नंबर, कैसे फ्लोर कैसे शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से स्टार्ट होता है बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का यहाँ पे नंबरिंग है। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होता है, तो इसका फ्लोर होता है। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। तो यू जो है वो ऑड नंबर कौन से आते हैं, या तो ये तो 3 ले लो या तो 5 ले लो, 7, ये 3 ऑड नंबर है इसमें से। तो ये बोल रहा है कि यू जो होता है इनमें से 3 जो ऑड नंबर है उसमें से रहता है, उसमें से रहेगा। पर्टिकुलर यहाँ पे आगे की इंफॉर्मेशन से पता चलेगा हमें कि कौन से। बट अबाउ द 3rd फ्लोर, तो ये बोल रहा है कि मतलब 3rd फ्लोर के अबाउ रहता है, मतलब ये तो यहाँ पे यू रहता होगा या तो यहाँ पे रहता होगा, पॉसिबिलिटी दोनों है, बट यहाँ तक नहीं रहता है वो। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बोला गया है। द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन यू एंड वी इज 1, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे थे ना, फ्लोर तक थे। ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन टी एंड वी, टी एंड वी के बिटवीन दरमियान 2 पर्सन्स रहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं ये। ठीक है, और जो नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे गया, यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन यू एंड वी इज 1 लेस दैन द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन वी एंड टी के बिटवीन 2 पर्सन्स रह रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर, यहाँ पे ये टी एंड जो वी है उसके दरमियान 2 लोग रहते हैं। और ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो यू एंड वी है उनके बीच में, यू
एंड वी के बीच में एक पर्सन रहता है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। यस लिव्स 3 फ्लोर्स अबाउ पी। यस जो है वो 3 फ्लोर अबाउ रहता है, मतलब यहाँ पे यस रहता है 4th के। और ये पी जो है यस लिव्स 3 फ्लोर्स अबाउ पी, पी के ऊपर पी के 3 फ्लोर ऊपर रहता है यस। तो यस यहाँ पे 4th पे रहता है, तो पी यहाँ पे रहता होगा 1 2 3 के ऊपर रहता है, पी के ऊपर 3 फ्लोर अबाउ यस रहता है, ठीक है। हु लिव्स इमीडिएटली बिलो टी, जो कि यस की बात कर रहा है, सॉरी पी कह रहा है, ये टी के अब नीचे रहता है, ठीक है। आर लिव्स बिलो क्यू एंड अबाउ, मतलब जो आर जो कहाँ पे भी रहता होगा, एक मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए लिख रही हूँ कि आर कहाँ पे भी रहता होगा, लेकिन उसका रैंकिंग कैसे रहेगा, ए तो क्यू के बिलो रहेगा और डब्ल्यू के ऊपर रहेगा, इस तरह से है, ठीक है। तो देखते हैं एज मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, एज मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन आर एंड डब्ल्यू एज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग अबाउ आर। जितने पर्सन जो आर एंड डब्ल्यू के बीच में रह रहे हैं उतने ही अबाउ आर रहेगा, सॉरी ये बोल रहे हैं कि एज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग अबाउ आर। देखो यू हमारा यहाँ पे तो रहता होगा, यहाँ पे तो रहता होगा, लेकिन इन्होंने बोला है टी टी एंड वी के दरमियान जो है 2 लोग हैं, मतलब ये देखो ये 2, तो यहाँ पे टी हमारा यहाँ पे वी आ जाता है, तो इसका मतलब यू तो यहाँ पे नहीं आता, तो यू की हमारी पोजीशन यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है यू एंड वी जो है उनके दरमियान एक ही पर्सन है, तो वो कौन सा है वो देखेंगे हम। और तो देखते हैं यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्यू अगर ऊपर रहेगा, क्यू आर के ऊपर रहेगा और डब्ल्यू नीचे रहेगा आर के, तो अगर हम आर को यहाँ पे लिखते हैं तो क्यू यहाँ पे ऊपर आ जाता है और डब्ल्यू यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो अब बचा क्या है हमारा बचा है, देखो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, यस हो गया, टी हो गया, टी हमारे यहाँ पे यू हो गया, वी हो गया, और सॉरी यहाँ पे तो नंबरिंग ही नहीं है ना, यहाँ पे आता है हमारा डब्ल्यू, तो यहाँ पे तो नंबरिंग ही नहीं है, तो हो गए सारे ही मेंशन कर दिए हमारी। तो इस तरह से इनका फ्लोर हो जाता है। तो देखते हैं आंसर में पूछा क्या गया है। अभी ये उन्होंने जैसे बोला था उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग स्टेज बिटवीन आर एंड एस, आर एंड एस के बिटवीन कौन रहता है, ये नहीं है बिल्कुल भी, तो वही रहता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी बन जाता है। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन आर एंड पी, आर एंड पी के बिटवीन कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है, तो इनके बिटवीन 1 2 3 4 4, मतलब डी आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो देखो ये जो कहा है उन्होंने उसके अकॉर्डिंग हम अगर एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं ना तो आंसर निकालना बहुत ही ईजी बन जाता है। लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता, उस गड़बड़ी हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे आंसर गलत होते हैं। और इसकी प्रैक्टिस करिए, ये बहुत आसान है और क्वेश्चन करेक्ट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 99% एक्यूरेसी है इन क्वेश्चंस में। तो इसीलिए इसकी जितनी भी प्रैक्टिस कर सको उतनी करो आप। ये रीजनिंग का पार्ट है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं या ये सिटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको मतलब प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनके जो आंसर होते हैं ना अगर आप अच्छे से करोगे ना तो 100% करेक्ट आंसर आ जाते हैं, और इससे आपका स्कोर अच्छे से बढ़ सकता है। तो इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करिए। इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस भी देते हैं, एक ऐसा पैराग्राफ देते हैं, आपने अगर PYQ देखे होंगे तो आपने देखा ही होगा कि ऐसे एक पैराग्राफ देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होता है। तो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आराम से हमारे सही बन जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आंसर निकालना हमारे सामने ही होता है। हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे तो अच्छे से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो मुझे लगता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।